आपका साथी हरिओम साल्क एजुकेशन पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए सीधा टॉपिक शुरू करते हैं, हिंदी व्याकरण। ठीक है, तब देखिए व्याकरण जो होता है, व्याकरण के ज्ञाता को हम लोग क्या कहते हैं? व्याकरण। क्या कहते हैं? व्याकरण। ठीक है, एक बार और देखिए, व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं? व्याकरण। ठीक है, चलिए सीधा आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक वर्णमाला पर। किस पर? वर्णमाला पर। वर्ण यानी अक्षर, माला समूह यानी वर्णों का समूह ही वर्णमाला कहलाता है। क्या होता है? वर्णों का या अक्षरों का समूह ही वर्णमाला कहलाता है। अब देखिए, चलिए तुरंत इसके आगे चलते हैं वर्ण पर। किस पर? वर्ण पर। वर्ण वर्ण न क्षरा इति अक्षरा, अर्थात जिसका क्षरण न किया जा सके वह क्या है? वर्ण है। क्या है? न क्षरा इति अक्षरा, जिन अक्षरों या जिन वर्णों को क्षरण न किया जा सके वह वर्ण या अक्षर होते हैं। वर्णमाला के भेद 2। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अब व्यंजन ये जो लिखा हुआ है ना, पहले आप देख रहे होंगे ये लिखा हुआ है व्यंजन। ये ठीक है, लिखते तो हैं और प्रयोग में भी लाते हैं दैनिक जीवन में, लेकिन इसका जो शुद्ध व्यंजन लिखा जाता है यानी शुद्ध वर्तनी है वो ये है। क्या है? व्यंजन। ठीक, इसको अमानक माना गया है। चलिए तुरंत इसके तत्पश्चात चलते हैं, डालिए हेडिंग स्वर। स्वर क्या होते हैं? जिन ध्वनि वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण या अक्षर की सहायता ना ली जाए वह स्वर कहलाते हैं। क्या होते हैं? जिन ध्वनि वर्णों को बोलने में स्वर जिन ध्वनि या वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाए स्वर कहते हैं। क्या होता है? जिन ध्वनि वर्णों को बोलने या व्यक्त करने में या उच्चारित करने में, क्या हो गया? जिन ध्वनि वर्णों को बोलने, व्यक्त अथवा उच्चारित करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाए स्वर कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। उदाहरण में देख लीजिए आप, आ हो गया, ई हो गई आदि। चलिए आते हैं व्यंजन। पहले दोनों को देख लेते हैं ना, उसका फिर स्वर डाल हेडिंग। जो स्वर के अंतर्गत आते हैं क्रमबद्ध उनको पढ़ेंगे। व्यंजन। अब इसको समझ गए होंगे, यानी जिन
ध्वनि वर्णों को बोलने, व्यक्त करने या उच्चारित करने में किसी अन्य वर्ण की या स्वर की किसी अन्य वर्ण या स्वर की सहायता लेनी पड़े या स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाएं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। उदाहरण पे देखिए आप, जैसे का, क्या हो गया का, तो का को आप तोड़िए, आधा का हलन प्लस आ, आधा का प्लस हलन आ, यानी जिन ध्वनि वर्णों को किसी अन्य स्वर की सहायता से बोला जाए, क्या हुआ, किसी ध्वनि या किसी वर्ण को किसी अन्य वर्ण या स्वर की सहायता से बोला जाए, वह व्यंजन होता है। क्या होता है? व्यंजन। इसके आगे चलते हैं। स्वर के भेद। क्या? स्वर के भेद। स्वर के मूलतः दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? स्वर के मूलतः दो भेद होते हैं। स्वर के भेद। तो देखिए साथियों, स्वर के भेद अगर आपसे पूछ लिया जाए, मूलतः पूछ लिया जाए स्वर के मूलतः कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं? दो भेद। और पूछा जाए कुल कितने भेद होते हैं, कुल कितने भेद होते हैं, कितने होते हैं? 4। तो आइए इनको क्रमशः पढ़ते हैं। पहला कौन सा होता है? सॉरी, पहला होता है आपका ह्रस्व स्वर। ये माइक्रो नहीं है क्या? चलिए तो माइक्रो यूज करते हैं। पहला क्या होता है आपका? ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। तीसरा होता है विलुप्त स्वर। चौथा होता है संयुक्त स्वर। तो देखिए, आप ह्रस्व स्वर को मूल स्वर के नाम से भी जानते होंगे, या इसी को एक मात्रिक स्वर भी कह देते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर को आप मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कह देते हैं, क्योंकि इन स्वरों को व्यक्त करने में सिर्फ एक मात्रा का प्रयोग होता है, इसलिए इसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर को आप द्विमात्रिक स्वर कह देते हैं। द्विमात्रिक स्वर कह देते हैं क्योंकि दीर्घ स्वरों को या इन स्वरों को व्यक्त करने में या उच्चारित करने में या बोलने में दो मात्रा का प्रयोग होता है। इन स्वरों को उच्चारित करने में दो मात्रा का प्रयोग होता है, इसलिए इसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। अब हेडिंग रहेगी ह्रस्व स्वर। क्या रहेगी? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वर वर्णों को उच्चारित करने में
अल्प वायु या कम मात्रा में या एक मात्रा का प्रयोग किया जाए। सॉरी, हर्ष स्वर, जिन स्वर, जिन स्वर वर्णों को उच्चारित करने में वायु प्रवाह कम मात्रा में या अल्प मात्रा में या एक मात्रा का प्रयोग हो, ठीक, हर्ष स्वर कहते हैं। क्या होगा? जिन स्वर वर्णों को उच्चारित करने में वायु प्रवाह कम मात्रा या अल्प मात्रा या एक मात्रा का प्रयोग हो, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। हर्ष स्वर जिन स्वर वर्णों को उच्चारित करने में अल्प मात्रा में वायु या वायु प्रवाह कम मात्रा में या एक मात्रा का प्रयोग किया जाए, हर्ष स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हर्ष स्वर। इनकी संख्या हर्ष स्वर यानी इनकी संख्या 4 होती है। वो चार वर्ण कौन कौन से हैं? आ, छोटा, छोटी ई और छोटा ऊ और री। और री जो वर्ण है वो हमारे संस्कृत वर्ण है, ठीक है। क्या है? संस्कृत वर्ण। चलते हैं दीर्घ स्वर पर। दीर्घ स्वर जिन स्वर वर्णों को उच्चारित करने में दो मात्रा का प्रयोग हो या द्विमात्रिक प्रयोग हो, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7। दीर्घ स्वर को 2 भाग में विभाजित किया गया है। पहला दीर्घ मूल स्वर, दूसरा दीर्घ संयुक्त स्वर। क्या है? दीर्घ मूल स्वर और दीर्घ संयुक्त स्वर। तो चलिए तो दीर्घ मूल स्वरों की संख्या 3 होती है और दीर्घ संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है। जो दीर्घ मूल की संख्या 3 है वो कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये क्या हुई हमारे दीर्घ मूल स्वर। क्या हुए? दीर्घ मूल स्वर।
दीर्घ संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। अब ये आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, अगर इनको आपको याद नहीं करना है तो जो ह्रस्व स्वर और जो दीर्घ मूल स्वर में ना हो सीधा यहाँ रख दीजिए, वही आपके क्या हो जाएंगे, दीर्घ संयुक्त स्वर, यानी ए, आई, ओ और औ। ठीक है। ह्रस्व स्वर जिन स्वर वर्णों को उच्चारित करने में एक मात्रा का प्रयोग हो, ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, छोटा, छोटी ई और छोटा ऊ और री। री जो है संस्कृत शब्द, संस्कृत वर्ण है। दीर्घ स्वर, क्या, दीर्घ स्वर जिन स्वर वर्णों को उच्चारित या बोलने में 2 मात्रा का प्रयोग हो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या 7 होती है। सॉरी, दीर्घ स्वर को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है दीर्घ मूल स्वर, इनकी संख्या 3 होती है, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ। दूसरा होता है दीर्घ संयुक्त स्वर, इनकी संख्या 4 होती है, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है। और जो हम आपको स्वर में लिखवाए हैं कि स्वर के कुल 4 भेद होते हैं, एक लिखवाए हैं संयुक्त स्वर, तो वह संयुक्त स्वर यही स्वर हैं, कौन से, दीर्घ संयुक्त स्वर को हम ही संयुक्त स्वर कहते हैं। तीसरा चलते हैं, और लास्ट स्वर का जो भेद है कौन सा है बेटा, प्लुप्त स्वर। कौन सा है, प्लुप्त स्वर, जिन स्वर वर्णों को उच्चारित करने में 3 मात्रा का प्रयोग हो। किसका, 3 मात्रा का प्रयोग हो, वो हमारे प्लुप्त स्वर में आ जाता है, यानी इसको हम त्रिमात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। जैसे कि ओम, जब आप कहते हैं ओम नमः शिवाय, तो ओम यानी किसी शब्द को लंबे समय तक पुकारने में 3 मात्रा यानी अधिक समय लगे उससे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। ठीक है, प्लुप्त स्वर कहते हैं। एक संक्षेप में समझते हैं। ह्रस्व स्वर जिन स्वर वर्णों को एक मात्रा के द्वारा उच्चारित किया सके, ह्रस्व स्वर। ठीक है। दीर्घ स्वर जिन स्वर वर्णों को उच्चारित करने में 2 मात्रा का प्रयोग हो, दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर त्रिमात्रिक जिन स्वर वर्णों को उच्चारित करने में 3 मात्रा का प्रयोग हो, प्लुप्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लुप्त स्वर कहते हैं। ठीक है। जैसे कि ओम, यानी जहां आपको हिंदी वाला 3 किसी शब्द में मिल जाए बीचों बीच, तो समझ लीजिए वहां आपका प्लुप्त स्वर होगा। आंख बंद करके लगा दीजिए प्लुप्त स्वर, आंसर आपका बिल्कुल 100% सही होगा। ठीक है, क्या होगा, प्लुप्त स्वर। अब इसके आगे, ठीक है, इसके आगे हम अगले भाग में मिलते हैं। आज के लिए इतना बहुत है समय समझ से, तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।